नमस्कार दोस्तों, साल था 1994। जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं अपने स्टार्टअप पर काम करने के लिए। उस समय में इंटरनेट में जबरदस्त ग्रोथ होती हुई दिख रही थी, तो उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना इंटरनेट से रिलेटेड कुछ किया जाए, क्यों ना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए किताबें बेचने के लिए। क्या नाम होगा इस ऑनलाइन स्टोर का? वो नाम सोचते हैं कडाबरा। आवरा कडाबरा से कडाबरा। ये नाम इतना अजीब था कि जब भी वो इस नाम को इस्तेमाल करने लगते हैं, उनके लॉयर उन्हें कहते हैं कि ये क्या नाम है। हम जब कॉल पर बात करते हैं कस्टमर से, उन्हें नाम तक समझ में नहीं आता हमारी कंपनी का, इस नाम को बदलना होगा। तो जेफ बेजोस और नाम के आइडियाज सोचते हैं। वो कई डोमेन नेम्स रजिस्टर करवाते हैं, awake.com, browse.com, bookmall.com, क्योंकि यहां पर एक ऑनलाइन स्टोर खोला जा रहा है, तो बुकमॉल, relentless.com। इनफैक्ट ये तो ऐसा डोमेन नेम है जो कि आज के दिन तक amazon.com पर रीडायरेक्ट करता है अगर आप इस वेबसाइट को टाइप करोगे अपने ब्राउजर में। लेकिन फाइनली ये अमेजॉन नाम को फाइनल करते हैं ये सोचकर कि अमेजॉन दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और यहां पर अमेजॉन नदी भी दुनिया की लार्जेस्ट नदी है। तो अमेजॉन जो मैं कंपनी बनाऊंगा वो दुनिया का लार्जेस्ट बुक स्टोर बनेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम 25 साल फास्ट फॉरवर्ड करें, आज के दिन अमेजॉन ना सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट बुक स्टोर है, बल्कि कुछ भी खरीदने के लिए अमेजॉन आज के दिन सबसे बड़ा स्टोर है ऑनलाइन। इसके अलावा अमेजॉन प्राइम वीडियो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। अमेजॉन वेब सर्विसेज अपनी फील्ड में नंबर 1 पर है। अमेजॉन अलेक्सा, अमेजॉन किंडल, अमेजॉन ड्राइव, अमेजॉन म्यूजिक, अमेजॉन का ऑडिबल, अमेजॉन पे, यहां तक कि आजकल राशन भी डिलीवर करना शुरू कर दिया अमेजॉन ने कुछ देशों में अमेजॉन फ्रेश नाम से। और एक टाइम तो अमेजॉन ने अपना फोन भी लॉन्च करने की कोशिश करी थी अमेजॉन फायर नाम से। हालांकि वो आइडिया बहुत फ्लॉप हुआ, लेकिन अमेजॉन आज के दिन इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई है, ना सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर के मामले में बल्कि इतने अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई कंपनी है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या बिजनेस मॉडल है यहां पर अमेजॉन का? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Jeff Bezos has become the first human being on the planet to be worth $200 billion. I was a good student. I always worked really hard. I was nerdy. It doesn't matter to me whether we're peer internet. What matters to me is to provide the best customer services. Amazon का आइडिया शुरुआत से ही बहुत सिंपल था, लेकिन अपने टाइम के लिए बहुत यूनिक आइडिया था। एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना। उस वक्त किताबें लोग फिजिकल बुक स्टोर्स में जाकर खरीदते थे, क्यों ना किताबों को ऑनलाइन खरीदा जा सके इंटरनेट पर एक वेबसाइट के द्वारा। तो शुरुआत में अमेजॉन की वेबसाइट सिर्फ एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी। ऑनलाइन किताबों को बेचने का फायदा यह था कि एक ही वेबसाइट पर ढेर सारी किताबों का एक्सेस कस्टमर्स को मिल पाएगा। बहुत ही बेसिक आइडिया, प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट आइडिया जिसकी लोगों को जरूरत थी। शुरुआत से ही एज ए स्टार्टअप अमेजॉन एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी रही। 1995 में इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी थी और दिसंबर 1996 तक इनके पास 1,80,000 का कस्टमर बेस बन गया था। उस समय इनकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती थी। 1997 तक आते आते इनका रेवेन्यू $148 मिलियन तक हो गया था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जेफ ने सोचा कि वो अमेजॉन को एक प्राइवेट कंपनी नहीं रखना चाहेंगे, बल्कि स्टॉक मार्केट पर पब्लिक कंपनी की तरह लिस्ट करना चाहेंगे, ताकि और पैसा आ सके कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो 1997 में Amazon.com एक पब्लिक कंपनी बन गई और 1998 तक Amazon के रेवेन्यू $600 मिलियन तक पहुंच गए। Amazon के सक्सेस के पीछे दो मेन रीजंस बताए जाते थे। पहला तो ये कि Amazon बहुत ही अच्छा कन्वीनियंस ऑफर कर रहा था कस्टमर्स को, और उस समय में ना के बराबर कोई और कंपनीज थी जो Amazon के कंपटीशन में थी, सेम चीज कर रही थी। और दूसरा एक ऐसी चीज जिसे फ्लाई व्हील इफेक्ट नाम से पुकारा जाता है। फ्लाई व्हील बेसिकली एक घूमता हुआ पहिया होता है, कहीं से भी आप उसे घुमाओगे तो वो और ज्यादा घूमने लगेगा। Amazon का बिजनेस मॉडल एक फ्लाई व्हील की तरह बन गया था उस समय में। ये सस्ते दाम पर किताबें बेचते थे और मिलियंस ऑफ किताबें इनके ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल थी, तो कस्टमर्स को बहुत मजा आता था। कस्टमर्स खुश थे और कस्टमर्स इनकी वेबसाइट पर आते थे इस रीजन की वजह से। अब क्योंकि और कस्टमर्स आ रहे थे इनकी वेबसाइट पर, तो जो किताबें बेचने वाले सेलर्स थे, स्पेशली जो थर्ड पार्टी कमीशन बेस्ड सेलर्स थे, वो भी Amazon पर फिर आना चाहते अपनी किताबें बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें दिखता कि यहां पर इतने सारे कस्टमर्स हैं। तो और सेलर्स अपनी और किताबों को Amazon पर डालते, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ऑप्शंस मिलते कस्टमर्स को Amazon पर किताबें खरीदने के। तो ये एक ऐसा पहिया बन गया जिसको दो बारी पुश किया जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और ये और तेज तेज घूमने
होने जा रहा है। और Amazon को जब और प्रॉफिट मिलता, Amazon उस पैसे का इस्तेमाल करता अपनी वेबसाइट को और बेहतर बनाने पर, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पर और कॉस्ट को और कम रखने पर, क्योंकि यहां पर सारा जो गेम था वो कॉस्ट का ही था। अगर सस्ते दाम पर किताबें बेची जाएंगी और कस्टमर्स आएंगे और सेलर्स आएंगे, और यहां बन गया एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल। 1998 में बेजोस ने सोचा कि क्यों ना इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ किताबें बेचने के लिए बल्कि कंप्यूटर गेम्स बेचने के लिए, म्यूजिक भी बेचने के लिए। तो 1998 में Amazon ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया। किताबों की जगह कंप्यूटर गेम्स और म्यूजिक भी बिकने लगा वेबसाइट पर। जबरदस्त सक्सेस मिला, इस हद तक कि 1999 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए जेफ बेजोस। फ्रंट पेज पर इनकी फोटो छपी। टाइम के साथ साथ Amazon ने कई छोटे बड़े आइडियाज अपनाए जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ती रही। इनमें से एक ऐसा आइडिया था वन क्लिक बटन। जब आप Amazon पर शॉपिंग करते हो, आपने देखा होगा एक ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट और उसके नीचे एक ऑप्शन होता है बाय नाउ विद वन क्लिक। एक बटन दबाकर आप सामान खरीद सकते हो, डिलीवरी आ जाएगी। बहुत से लोग इस वन क्लिक बटन का इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऐसी चीजें खरीद बैठते हैं जिनकी सही में उन्हें जरूरत नहीं होती। ये बटन एक्चुअली में अपने आप में एक बड़ा अच्छा आइडिया था जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि सितंबर 1999 में बेजोस ने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट बना लिया। इस सिंपल से दिखने वाले बटन के दो फायदे थे। एक तो ऑब्वियस फायदा है कि और आसानी से आप चीजों को खरीद सकते हो, कस्टमर का जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा एक हिडन फायदा इसका यह था कि जब लोग इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन सेव करनी पड़ती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपके पेमेंट डिटेल्स, आपका बिलिंग एड्रेस, तभी आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो Amazon ने इसे ट्रैक करना शुरू किया कि लोग जब इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या खरीद रहे हैं, और उसके बेसिस पर फिर Amazon ने सजेशंस देनी शुरू करी कि अगर इस आदमी ने ये खरीदा है तो इसे ये और पसंद आएगा, और इसी से ही एड्स देनी शुरू करी कस्टमर्स को उनके बाइंग प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। इन्हीं टारगेटेड एड्स की मदद से Amazon के लिए सामान बेचना और भी आसान हो गया और इनकी सेल्स और भी तेजी से बढ़ने लगी। अगर आप 2-3 बारी बटन दबाओगे किसी चीज को खरीदने के लिए तो आपको सोचने का टाइम मिलता है कि क्या मुझे सही में चाहिए, क्या मुझे खरीदना भी है। लेकिन अगर आप किसी चीज को सिर्फ एक ही बटन दबाकर खरीद लोगे तो आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। तो और ज्यादा सेल्स बढ़ी Amazon की। कई कंपनीज ने इस आइडिया को कॉपी करने की कोशिश करी। एक बार्न्स एंड नोबल करके कंपनी थी, उन्होंने भी एक वन क्लिक बटन को लगाने की कोशिश करी, लेकिन पेटेंट Amazon के पास था तो लॉ सूट हार गए वो, और Amazon ही सिर्फ इस चीज को इस्तेमाल कर सकती थी। एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला Amazon को इस चीज की वजह से, लेकिन फॉर्चुनेटली कंपनीज के लिए ये पेटेंट 2017 में एक्सपायर हो गया और आज के दिन कोई भी कंपनी इसे इस्तेमाल कर सकती। साल 2000 में Amazon मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया। जेफ ने सोचा कि ये क्या गेम्स और किताबों पर ही मैं रुका हुआ हूं, क्यों ना कुछ भी बेचा जा सके Amazon पर। तो इस मार्केट प्लेस के जरिए अब कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर कुछ भी बेच सकता था Amazon पर। फायदा यह था कि Amazon कुछ पोर्शन कट ले लेगा सेल्स से जो भी चीज बिकेगी, और ये बहुत बड़ा फायदा था क्योंकि आमतौर पर अगर Amazon को कोई बड़ी चीज बेचनी होती, मान लो टेबल चेयर बेचने होते, तो Amazon को अपना एक वेयर हाउस रखना पड़ता जहां पर वो टेबल चेयर बनाकर स्टोर करने पड़ते। लेकिन यहां पर कोई थर्ड पार्टी वाले टेबल चेयर बना रहे थे, Amazon के थ्रू बेचने लग रहे थे, तो Amazon को कोई स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं थी, कोई अपना वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया कंपनी के लिए। Amazon की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही थी, इतने नए कस्टमर्स आ रहे थे, इतने लोग इस पर सामान बेच रहे थे कि यहां पर डेटा स्टोरेज की कमी पड़ने लगी। तो जेफ ने डिसाइड किया कि क्यों ना और ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए और खुद की डेटा स्टोरेज फैसिलिटी बना ली जाए, किसी और की स्टोरेज फैसिलिटीज इस्तेमाल करने की जगह। तो यहां जन्म होता है दोस्तों AWS का, Amazon वेब सर्विसेज। ये फिर से एक ऐसी फील्ड थी जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं था, ज्यादा कंपनीज ये काम कर नहीं रही थी, और ये बिजनेस Amazon के लिए इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज के दिन ये हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें Amazon इन्वॉल्व है। 40% प्रॉफिटेबिलिटी Amazon की एक्चुअली में AWS से आती है, Amazon वेब सर्विसेज। दुनिया की ज्यादातर टॉप कंपनीज जो ऑनलाइन चलती हैं, नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, ये Amazon वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। 2007 में एक और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया जेफ बेजोस ने Amazon का। पहले किंडल को लॉन्च किया गया, एक ई रीडर। अब Amazon की शुरुआत हुई थी एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनके, तो यहां पर एक ई रीडर को लॉन्च करना कि किताबों को सिर्फ फिजिकली नहीं, किताबों को डिजिटली भी पढ़ा जा सकता है, ये ऑब्वियसली एक काफी रिलेटेड सी चीज थी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जेफ बेजोस ने फैसला लिया कि किंडल एक जीरो प्रॉफिट डिवाइस रहेगा, यानी जितना खर्चा आता है इस टैबलेट को बनाने का, सिर्फ उतने ही पैसे में ये टैबलेट बेची जाएगी। Amazon जीरो प्रॉफिट कमाएगी किंडल बेचकर। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि ये कैसा कर दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये था कि किंडल में जो भी किताबें पढ़ी जाएंगी
उन किताबों को खरीदा जाएगा कहां पर? Amazon के बुक स्टोर पर। तो हालांकि किंडल से Amazon कोई पैसा नहीं कमाएगा, लेकिन Amazon एक एक किताब को बेचकर पैसा कमाएगा। यह बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि इसकी मदद से किंडल एक बहुत ही लो कॉस्ट डिवाइस बन पाया। बहुत लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया और आज के दिन किंडल दुनिया का नंबर 1 ई बुक रीडर है। अब एक चीज शायद आपने नोटिस करी होगी दोस्तों, कि अभी तक जितनी भी कहानी मैंने आपको Amazon की बताई है, Amazon जिन जिन एरियाज में सक्सेसफुल रहा है, उनमें से ज्यादातर एरियाज में Amazon पहली कंपनी थी उस बिजनेस को ढंग से करने वाली, उस मार्केट को कैप्चर करने वाली। तो यहां पर एक बहुत बड़ा फर्स्ट मूवर एडवांटेज था जो Amazon को कई बार मिला। फॉर एग्जांपल, पहली कंपनी जिसने आइडिया सोचा ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का। अब उस फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेकर सक्सेसफुल होना ज्यादा आसान बन जाता है। हालांकि बाद में उसे मेंटेन करने के लिए काम भी करना पड़ता है, जैसे कि Amazon ने पेटेंट्स लिए थे नई टेक्नोलॉजीज के और जल्दी जल्दी इनोवेट किया था ताकि उस एडवांटेज को Amazon मेंटेन कर पाए और बाकी कॉम्पिटिटर्स जो बाद में उभर कर आए उन्हें डिफीट कर पाए। अब जिन एरियाज में Amazon को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिल पाया और जहां पर कंपटीशन ऑलरेडी टफ था, वहां पर Amazon के फेलियर्स सामने आए। जैसे कि Amazon का फायर फोन, जब Amazon ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश करी थी 2014 में, लेकिन 2014 ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था एक स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ था और एंड्रॉयड भी उसके कुछ ही साल बाद लॉन्च हो गया था। तो 2014 तक आते आते Amazon, एप्पल और एंड्रॉयड के बीच में बहुत टफ कंपटीशन चलने लग रहा था। दोनों कंपनीज कंटिन्यूअसली इनोवेट करी जा रही थी, नई टेक्नोलॉजीज लाई जा रही थी। अब ऐसे केस में जब Amazon अपना स्मार्टफोन लेकर आया तो Amazon के लिए बहुत ही मुश्किल था यहां एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स से कंपीट करना, इसलिए Amazon का फायर फोन एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। लेकिन दूसरी तरफ ई रीडर्स के मामले में Amazon वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी ई रीडर्स को बनाने वाली। एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, काफी लो कॉस्ट पे, जीरो प्रॉफिट के साथ। तो ऑब्वियसली ई रीडर्स के केस में Amazon आज के दिन नंबर 1 है। अब सिमिलर सी चीज देखने को मिली इंडियन मार्केट में। Amazon की ही बिजनेस फील्ड में फ्लिपकार्ट की लॉन्च हुई 2007 में। 2007 में Amazon इंडिया में नहीं आया था, इंडियन मार्केट में एंट्री नहीं हुई थी। तो फ्लिपकार्ट कंपनी को यहां पर एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और यह एडवांटेज बना रहा कई सालों तक। 2013 वो साल था जब Amazon ने इंडिया में एंट्री करी Amazon इंडिया के साथ। लेकिन फ्लिपकार्ट के इस एडवांटेज की वजह से आज के दिन तक फ्लिपकार्ट Amazon को बड़ा तगड़ा कंपटीशन दे पा रहा है। दोनों कंपनीज की ऑलमोस्ट एक डुओपोली है ई कॉमर्स के मार्केट में। मोनोपोली होता है जब एक कंपनी पूरे मार्केट पर राज करती है, डुओपोली होता है जब दो कंपनीज मेनली राज करती हैं। 30% के अराउंड दोनों कंपनीज का शेयर है, बाकी 30% बाकी सारी कंपनीज शेयर कर रही हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020 का डेटा देखें तो नंबर ऑफ यूजर्स फ्लिपकार्ट के 3 गुना ज्यादा है Amazon इंडिया से, और जो रेवेन्यू कमाया जाता है वो भी फ्लिपकार्ट का 3 गुना ज्यादा है Amazon इंडिया से। इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये है कि Amazon काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है इंडियन मार्केट पे ताकि मार्केट शेयर बढ़ा सके अपना। तो कम प्रॉफिट कमाए Amazon तो भी चलता है, कुछ प्रॉफिट अपना सैक्रिफाइस कर रहा है ज्यादा मार्केट शेयर बनाने के लिए। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, जो कंपनी मार्केट पर सबसे ज्यादा अपना कब्जा जमा लेती है उसको ये फ्लाई व्हील वाला एडवांटेज मिल जाता है। ज्यादा कस्टमर्स होंगे, ज्यादा सेलर्स आएंगे, तो ये करना बहुत जरूरी है इस मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। इसलिए शुरुआत में कुछ प्रॉफिट ना भी कमाया जाए तो चलता है। फ्लिपकार्ट को जब अपनी एडवांटेज मिली, उन्होंने इसका फायदा भी उठाया बड़ी जल्दी से डाइवर्सिफाई करके। आज के दिन मंत्रा फ्लिपकार्ट के अंदर है, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, क्लियर ट्रिप, शॉप्सी और इवन जो पेमेंट ऐप है फोन पे, फ्लिपकार्ट का उसमें मेजॉरिटी स्टेक है। तो Amazon ने जैसे यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया अपने बिजनेस एरियाज का, सेम चीज फ्लिपकार्ट ने भी करी इंडिया में। लेकिन ओवरऑल Amazon की ग्रोथ फिर भी एक्सपोनेंशियल रही है दुनिया भर में। आप चार्ट में देख सकते हैं इनका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 20 सालों का। 2005 से लेकर 2021 तक आते आते $100 बिलियन क्वार्टरली रेवेन्यू ये क्रॉस कर चुके हैं और ये चार्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद थे तो सब लोग Amazon से सामान ऑर्डर करा रहे थे जब बाकी दुकानें बंद थी। Amazon को इसका भी एक बहुत बड़ा फायदा मिला, जिसकी वजह से जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए। Amazon के ई कॉमर्स वाले बिजनेस को 2 मॉडल्स में डिवाइड किया जा सकता है, 1P और 3P। 1P का मतलब है कि Amazon किसी सामान को खुद से खरीदता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, अपनी वेबसाइट पर डालता है और फिर डिलीवर करता है प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास। दूसरा है 3P मॉडल, मतलब कोई और किसी प्रोडक्ट को बनाता है,
वो अपना प्रोडक्ट Amazon पर बेचता है। Amazon एक मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करता है और फिर वो प्रोडक्ट दिया जाता है कंज्यूमर को। तो Amazon बेसिकली 3P वाले मॉडल में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जिसका इस्तेमाल सेलर्स कर रहे हैं और कंज्यूमर्स कर रहे हैं अपने सामान को खरीदने बेचने में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1P वाले मॉडल में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो ज्यादा जो मुनाफा मिलता है वो 3P वाले मॉडल से मिलता है, क्योंकि 1P में आपको स्टोरेज भी करनी पड़ती है सामान की, जो कि बड़े ही झंझट वाला काम है कि कितने बड़े वेयर हाउसेस को हम खरीदेंगे जहां पर हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी टाइम तक स्टोर करके रखना है, इन सब में काफी पैसा चले जाता है। 3P वाले मॉडल में बस एक वेबसाइट है जिस पर लोग आके अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो Amazon के लिए फायदा इसी में ही है कि 3P वाले मॉडल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत में Amazon ने 1P वाले मॉडल का इस्तेमाल किया था लेट 1990s में जब वो शुरू हुआ था। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 1P का प्रोपोर्शन कितना था, 3P का प्रोपोर्शन कितना था। टाइम के साथ साथ जो 3P का परसेंटेज है वो बढ़ता रहा है। 2018 तक आते आते 58% चीजें जो बिक रही थी Amazon पर वो इस 3P मॉडल के साथ बिक रही थी, यानी Amazon खुद से कोई झंझट नहीं उठा रहा था और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। अब Amazon के रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या हैं और कितना पैसा Amazon कमाता है अपने अलग अलग बिजनेसेस से, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 2020 के नंबर्स देख लो तो ऑनलाइन स्टोर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 200 बिलियन के आसपास, और AWS एक बहुत ही बड़ा सोर्स है Amazon के रेवेन्यू का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये चार्ट सिर्फ रेवेन्यू दिखाता है कि कितना पैसा कंपनी कमा रही है, ये नहीं दिखाता कि कितना पैसा कंपनी स्पेंड कर रही है। उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट देखते हैं। इंटरेस्टिंगली Amazon एज अ कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी पहले दशक के लिए। अंटिल 2014 तक कंपनी ना के बराबर प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि जो भी पैसा कंपनी कमाती थी जेफ बेजोस उसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन 2016-2018 के बाद से स्पेशली Amazon ने प्रॉफिट कमाना चालू किया और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया, और पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा प्रॉफिट आया Amazon का, इसके पीछे मेनली क्रेडिट जाता है AWS को फिर से, क्योंकि AWS वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है Amazon का। 30% इनका प्रॉफिट मार्जिन है और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता ही रहा। पिछले कुछ सालों में भी Amazon की एक्सपेंशन यहां पर थमी नहीं है। Amazon लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखी है, जब यहां पर ये कंपटीशन देने लग रहे हैं डिलीवरी सर्विसेज वाली कंपनीज को, जैसे कि UPS और FedEx, ये नॉर्थ अमेरिका में है बेसिकली। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से दोस्तों आज के दिन Amazon एक 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी बन पाई। ये थी Amazon की दिलचस्प कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं बिजनेस मॉडल वाले वीडियोस की, जहां पर मैंने टेस्ला, व्हाट्सएप और कई कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को इसी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और आप नीचे कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि और ऐसे कौन से कंपनीज के मॉडल ब्रेकडाउन आप देखना चाहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।